न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसमें पहला वर्ड है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यहां पर जो रिएक्ट करने वाला स्पीशीज है, जो अटैक करेगा बेसिकली, वो है एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास कम से कम एक पेयर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट। देखो एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जबकि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है ताकि वो दूसरे को दे सकें। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करते हैं जबकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है यहां पे, अटैक करने वाला जो स्पीशीज है वो न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक गया दूसरा आया। जैसे मैचेस में होता है सब्स्टिट्यूशन, सपोज 11 प्लेयर हैं एक टीम में, तो एक प्लेयर जख्मी हो गया है तो उसको बाहर निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरे प्लेयर को डाल देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ऑलरेडी उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट कोई ना कोई एटम को वो डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑलराइट, अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये मेजरली दो टाइप के होते हैं, SN1 एंड SN2। तो एक एक करके देख लेते हैं कि SN1 एंड SN2 में क्या फर्क है। पहले तो जो मेजर इक्वेशन होगी वो ये होगी कि ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, राइट। न्यूक्लियोफाइल के पास एक पेयर ऑफ लोन पेयर है, इसने अटैक किया एक एल्काइल हैलाइड पे। अब जैसे ही ये अटैक करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल हैलाइड के साथ जुड़ जाएगा एंड जो हैलोजन है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये जो हैलोजन है ये निकल के अलग हो गया। ये जो निकलता है, अलग होता है, इसे हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। दिस इज नोन एज लीविंग ग्रुप, दिस इज नोन एज लीविंग ग्रुप। एंड जिसने अटैक किया वो क्या था, न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब SN1 एंड SN2 को देखते हैं। तो मैं साइड बाय साइड टेबुलर के फॉर्म में आपको बताऊंगा ताकि कंपेयर करने में आसानी होगी। तो ये है SN1 एंड इसी के साइड में SN2। तो चलो एक एक करके देखा जाए। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। ये देखो, ये है RX एल्काइल हैलाइड। ये क्या होता है कि क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है तो एल्काइल हैलाइड में से हैलोजन निकल जाता है, और जब इसमें से हैलोजन निकलेगा, तो ये बन जाएगा कार्बोकैटाइन। क्या बन गया ये, कार्बोकैटाइन। कब, जब इसमें से हैलोजन निकल जाएगा, माइनस हो गया है। ये देखिए, ये जो हैलोजन है यहां से माइनस हो गया है, और ये जो स्टेप है ना, ये एक स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्योंकि जो बाकी जो स्टेप्स हैं वो तो फास्ट हैं, वो तो तुरंत हो जाते हैं। तो जो स्लो स्टेप होता है ना, वही बताता है कि ओवरऑल कितना टाइम लगने वाला है। जैसे आप कंप्यूटर में कुछ फाइल कॉपी कर रहे हैं, तो 10 फाइल आप कॉपी कर रहे हैं, तो उन 10 फाइल को कॉपी करते वक्त कितना टाइम लगेगा, तो उतना ही टाइम लगेगा जितना सबसे स्लोएस्ट वाला लेगा। क्योंकि जो फास्ट वाले हैं वो तो फटाफट हो जाएंगे, वो तो टाइम भी नहीं लेंगे, लेकिन जो स्लो वाला है वो जितना टाइम लेगा वही डिटरमाइन करेगा कि पूरी फाइल ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो जो पहला स्टेप था एल्काइल हैलाइड का, उसमें जो हैलोजन था वो अलग हो गया एंड जो बचा वो कार्बोकैटाइन बचा। अब ये जो कार्बोकैटाइन है, इसको अकेला देख करके न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, इसको अकेला देख करके न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है। ऑलराइट, और जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो ये क्या बन जाता है, R न्यूक्लियोफाइल। R न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल अब सब्स्टिट्यूट हो गया, हैलोजन निकला और उसकी जगह पर कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। और ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। 1 इसके लिए बिकॉज 1 रिप्रेजेंट करता है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड कर रही है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड कर रही है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल तो बेचारा कमजोर सा है, इंतजार कर रहा है कि कब हैलोजन निकलेगा तो मैं उसकी जगह पर आऊंगा, राइट। तो यहां पर जो भी होगा वो होगा बिकॉज ऑफ एल्काइल हैलाइड। लेकिन जब आप SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रांग होता है, वो कभी इंतजार नहीं करता है कि कब यहां से हैलोजन निकलेगा तो मैं अटैक करूंगा, वो कभी ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, देखता है कि ओके वहां पर एल्काइल हैलाइड मौजूद है, ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल की नजर पड़ी इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर, ये देखिए दिस इज द एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल की नजर पड़ी एल्काइल हैलाइड के ऊपर, सीधा आया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, एंड जब वो अटैक करता है तो बीच में एक स्टेट आता है जिसे हम लोग ट्रांजिशनल स्टेट बोलते हैं या फिर इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट स्टेट पे क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो हैलोजन के साथ भी अटैच्ड है एज वेल एज वो न्यूक्लियोफाइल के साथ भी अटैच्ड है।
और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, एंड उसके बाद क्या होता है कि ये जो हैलोजन है यहां से अलग हो जाता है, एंड न्यूक्लियोफाइल का एंड एल्काइल का आपस में रिएक्शन हो जाता है। ओके, और ये जो भी काम हो रहा है ये एक झटके में होता है, ये जो भी काम होता है एक झटके में होता है, एंड यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, एंड दूसरा एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम इसको SN2 बोल रहे हैं। 2 इसके लिए क्योंकि यहां पर दो इन्वॉल्व है, एक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है और एक एल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, इसीलिए बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। बाई मतलब दो होता है, इसलिए इसको SN2 लिखा गया है, जबकि जो SN1 है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो SN1 एंड SN2 का ये चीज तो आपको समझ में आया। अब इसको ना मैं थोड़े और डिटेल में बताता हूं इस चीज को। ये जो है ना एल्काइल, अब इस एल्काइल को मैं जैसा इनका स्ट्रक्चर होता ही है उसके फॉर्म में लिखता हूं, सो और अंडरस्टैंडिंग इसकी बिल्ड होगी आपको, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे ये R है, मान लीजिए ये मीथेन है, सॉरी मिथाइल है ये, तो यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 जगह हाइड्रोजन हो गया, एंड यहां पर है हैलोजन। ऑलराइट, अब क्या हुआ कि यहां से जो हैलोजन है वो अलग हो गया, एंड ऑब्वियसली दिस इज द स्लो स्टेप, ये यहां पर स्लो स्टेप है, एंड हैलोजन अलग हो गया। तो जैसे हैलोजन अलग हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या बनेगा ये, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब आप मिथाइल कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर देखिए, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, देख रहे हो कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये देखो, ये ज्योमेट्री के लिए मैं इसमें ये डैश वाली लाइनें बना देता हूं, ये देखो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल देखेगा कि चलो अच्छा है, हैलोजन वहां से अलग हो गया, लेट मी अटैक, अब मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे अब अटैक करने दो। तो जब न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 रास्ते हैं अटैक करने के, एक तो सामने का रास्ता है और एक बैकवर्ड रास्ता है, 2 तरीके से वो अटैक कर सकता है। तो एक ऑप्शन में देखिए ऐसा हुआ, एक ऑप्शन में ऐसा हुआ कि राइट साइड से उसने अटैक किया, तो राइट साइड से न्यूक्लियोफाइल आया, और बाकी जो 3 जगह है वहां पर हाइड्रोजन है ही। और दूसरा ऑप्शन ये था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पर बैक साइड से अटैक करता तो ऐसे में जो हाइड्रोजन है वो राइट साइड आ जाते, ठीक है, दिख रहा होगा ये जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो मैंने बना के दिया है, अटैक अगर राइट साइड से करेगा तो न्यूक्लियोफाइल राइट साइड में है, ठीक है। इसको मैं शेडिंग कर देता हूं, ये देखिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल राइट साइड में है, और दूसरे वाले केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड में है। इसी वजह से यहां पर रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है, यहां पे रिटेंशन एंड इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब क्या हो गया कि जो मॉलिक्यूल का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, इज कॉल्ड एज रिटेंशन। जबकि इन्वर्जन में क्या हो जाता है कि जो स्ट्रक्चर है उसका उल्टा हो जाता है। जैसे बरसात में आप छाता लेकर के खड़े हैं, तो छाते का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डोम नीचे की तरफ होता है, जो छाते का डोम होता है वो नीचे की तरफ होता है। अब क्या हो गई, तेज हवा आ गई, तेज हवा की वजह से अब छाते का जो डोम है वो नीचे की जगह अब उल्टा हो गया ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहां पर क्या होता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है। इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल को देखिए, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में जो हैलोजन था वो राइट साइड की तरफ था, ओरिजिनल में जो हैलोजन था वो राइट साइड की तरफ था। अब प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट 2 तरीके के आपको दिख रहे होंगे, एक में न्यूक्लियोफाइल राइट की तरफ है और एक में लेफ्ट की तरफ है। तो जिसमें राइट की तरफ है वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके चल रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि वहां पर क्या हुआ है, रिटेंशन। क्या बोलेंगे, रिटेंशन। और जहां पर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट की तरफ हो गया उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, उसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, करेक्ट। अब यही चीज आप SN2 के लिए देखिए, सेम चीज SN2 के लिए देखिए। तो SN2 में क्या हो गया कि न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक किया, मान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है इस बार OH- एंड OH- इज एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ओके। अब इसने अटैक किया यहां पे मिथाइल हैलाइड के ऊपर, ओके, मिथाइल हैलाइड के ऊपर इसने अटैक किया। अब ये देखिए एक ऊपर हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन, यहां पे तीसरा, एंड यहां पे है हैलोजन, इसके ऊपर अटैक किया। और जो बीच की जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी उसमें यह होगा कि ये जो OH है वो कार्बन के साथ अटैच्ड है, हैलोजन भी अटैच्ड है, और साथ में 2 हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। फाइनली ये जो हैलोजन होगा ये छोड़ के चला जाएगा, और जब ये हैलोजन छोड़ के चला जाएगा, ये जो हैलोजन है यहां से छोड़ के चला गया, तो OH इसके लेफ्ट साइड में आ गया है, OH इसके लेफ्ट साइड में आ गया है। तो आप जरा नोट करो कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन हो गया, टोटली उल्टा हो गया, देख रहे हो।
जो रिएक्टेंट था, मतलब जो एल्काइल हैलाइड था, उसमें देखो जो हैलोजन था वो राइट साइड की तरफ था, लेकिन यहां पर जो हैलोजन है वो लेफ्ट साइड की तरफ है ना, यहां पर जो हैलोजन है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, दिख रहा है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है इन्वर्जन। इन दिस केस इन्वर्जन हैपन्स। तो SN1 में 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन, जबकि SN2 में 100% इन्वर्जन है, 100% इन्वर्जन है, क्योंकि SN2 में बैक साइड से अटैक करता है वो। देखो राइट सामने से तो नहीं कर सकता, क्योंकि सामने से क्या होता है, जिस तरफ हैलोजन चिपका हुआ है उस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है। क्यों नहीं अटैक कर पाता है भाई? अब आप एक चीज सोचो, एक ट्रेन है, ट्रेन से जिस जगह से पब्लिक बाहर निकल रही है उसी जगह से अगर पब्लिक अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो ना निकलने वाला बाहर निकल पाएगा, ना घुसने वाला घुस पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रेनों में, बसों में, ट्रेनों में एक सिस्टम होता है, जैसे बसों में खासकर ये दिखाई देता है कि पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसेंगे और आगे वाले दरवाजे से बाहर निकलेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर भी वैसा ही है, राइट साइड में हैलोजन अटैच है तो हैलोजन को निकलने के लिए जगह चाहिए, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है ताकि राइट साइड से वो निकल जाए और बैक साइड से वो अटैक करे। देयरफॉर यहां पर इन्वर्जन क्रिएट होता है। तो SN1, SN2, SN1 में ओनली एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, ओनली रिएजेंट पे डिपेंड कर रहा है, जबकि SN2 में रिएजेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे भी वो डिपेंड कर रहा है। SN1 में रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होता है, जबकि SN2 में इन्वर्जन होता है। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसको थोड़े थोड़े हम लोग पॉइंट के फॉर्म में लिखें। चलिए पॉइंट का फॉर्म में अब इसको लिखते हैं। तो पहला जो पॉइंट अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक रिएक्शन के फॉर्म में बताया, एक एक चीज करके देख लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आप जो देख रहे हैं SN1 रिएक्शन, क्या ये मल्टीपल स्टेप में हो रही है? यस, दिस इज हैपनिंग इन मल्टीपल स्टेप्स। जबकि SN2 की अगर बात करें तो ये है सिंगल स्टेप, ये हैपन करता है ओनली इन द सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में ये काम होता है। और ये जो आप देख रहे होंगे कि सर ये देखो ना, ये तो आपने 2 स्टेप में बनाया है, भाई ये 2 स्टेप नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। एक्चुअली ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है ना, इंटरमीडिएट, ये बहुत ही माइक्रो सेकंड्स के लिए एग्जिस्ट करती है, माइक्रो भी नहीं, उससे भी कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है। हमारी आंखों को तो ये दिखेगा नहीं, हमको तो लगेगा कि एक झटके में ये हुआ है, लेकिन अगर आप स्लो कैमरा से इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, राइट। तो इंटरमीडिएट जो स्पीशीज बनी बहुत कम टाइम के लिए बनी, हमको दिखती नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एक झटके में हुआ है। सो SN1 रिएक्शन इन मल्टीपल स्टेप, SN2 रिएक्शन इन द सिंगल स्टेप। SN1 रिएक्शन जो है उसे हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर भी बोलते हैं, इसीलिए तो 1 लिखा गया है, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर इसके लिए क्योंकि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन RX। RX मतलब एल्काइल हैलाइड, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो भी रिएजेंट आप ले रहे हो, जरूरी नहीं कि एल्काइल हैलाइड हो, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, जबकि सेकंड वाले केस में ये है बाय मॉलिक्यूलर, सेकंड वाले केस में बाय मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें जो रेट है वो डिपेंड करता है, रेट डिपेंड्स ऑन RX एंड न्यूक्लियोफाइल, RX के ऊपर एंड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोला गया है बाय मॉलिक्यूलर। तीसरा पॉइंट, SN1 में आपने देखा होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कमजोर कैटेगरी का है, वो इंतजार करता है कि हैलोजन निकलेगा तो जाके मैं आऊंगा वहां पर, इसीलिए यहां पर है वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। जबकि SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। ओके, तो ये 3 पॉइंट का डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस, फोर्थ पॉइंट यहां पर यह है कि जब आप SN की बात करते हो, SN1 की, तो SN1 रिएक्शन में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पर होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जबकि SN2 में कोई भी कार्बोकैटायन नहीं बनता क्योंकि सब एक झटके में होता है। ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हैं नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहां पर कार्बोकैटायन नहीं बनता है, यहां पर कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ओके, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, यहां पर आपको मिलेगा रेजिमिक मिक्सचर, यहां पर आपको मिलेगा रेजिमिक मिक्सचर SN1 में। रेजिमिक मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 50% प्रोडक्ट रिटेंशन होंगे और 50% इन्वर्जन होंगे, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, इसीलिए ये मिक्सचर है, क्योंकि कुछ सीधे हैं कुछ उल्टे हैं। ठीक है ना, इसलिए बोला गया रेजिमिक मिक्सचर। वाई? बिकॉज ऑलमोस्ट 50% रिटेंशन एंड बाकी के जो 50% हैं वो इन्वर्टेड। ठीक है,
इन्वर्जन आपको मिलेगा। जबकि आप इसमें देखो SN2 रिएक्शन में तो जितने भी आपको मिलेंगे सब इन्वर्टेड मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब छठवां पॉइंट देखिए, छठवां पॉइंट, एक्चुअली छठवां पॉइंट फोर्थ के बाद आना चाहिए था, बट ठीक है चलेगा। यहां पर देखो चौथा पॉइंट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब ये हो गया कि क्योंकि बीच में कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा। अगर किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट स्टेबल होता है तभी तो वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट स्टेबल ही नहीं है तो रिएक्शन आगे क्यों बढ़ेगा? सही है। हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमको फायदा पहुंचता है, राइट। जिसमें नुकसान होगा वो काम हम क्यों करेंगे? तो यहां पर भी वही है कि जो रिएक्टेंट है उसके मुकाबले प्रोडक्ट जब ज्यादा स्टेबल बन के तैयार होता है तो रिएक्शन आगे बढ़ जाता है। तो क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन बना है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस केस में, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, राइट। जबकि इसके केस में, सेकंड वाले केस में, SN2 में एज सच कार्बोकैटायन तो बनता नहीं है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब यहां पर क्या हो गया, सुनो ध्यान से। SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इंतजार नहीं करता है कि कब हैलोजन निकलेगा तो वो अटैक करेगा, वो सीधा घुस जाता है अंदर, घुस जाता है, हमला कर देता है। अब एक चीज सोचो कि मान लो ये जो एल्काइल हैलाइड आपने ले रखा है, इसके जो 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में तो हैलोजन अटैच्ड है, बाकी जो 3 बॉन्ड है अगर उसमें बड़े बड़े ग्रुप रहेंगे, बल्कियर ग्रुप रहेंगे जिन्होंने जगह घेर रखी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अंदर कैसे घुसेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अंदर कैसे घुसेगा। इस डायग्राम को देखो जो मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो जरा, ये है एक कंपाउंड, सी दिस इज द हैलोजन, यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन छोटू सा एटम है तो कम जगह घेर रहा है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना आसान है, ठीक है। इस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए अटैक करना आसान है, कहीं से भी घुस जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा एक चीज देखिए, ये वाला कंपाउंड को देखिए, ये कार्बन है, इसके ऊपर मैंने एक बड़ा मॉलिक्यूल लगा रखा है, लेट्स से C2H5 लगा रखा है, बड़ा ग्रुप है। दूसरी तरफ मैंने ले रखा है C3H7, ये देखिए बड़ा ग्रुप। तीसरी जगह पर मैंने ले रखा है C2H5, ये देखो बड़ा ग्रुप। और यहां पर क्या लगा रखा है मैंने, हैलोजन। तो अब यहां पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल को बोले अटैक करने के लिए, तो न्यूक्लियोफाइल को तो जगह ही नहीं मिलेगी, न्यूक्लियोफाइल को अंदर घुसने की जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मैक्सिमम जगह है वो इन बल्कियर ग्रुप ने भरी हुई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल को एंट्री नहीं मिल पाती है, वो जब अंदर जा पाएगा तब तो हमला करेगा, पर इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल उसके सामने डाल के रख दिए हैं तो कहां से अंदर घुसेगा, करेक्ट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंड करता है स्टीयरिक हिंड्रेंस पे, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टीयरिक हिंड्रेंस। और अगर एल्काइल हैलाइड की बात करूं मैं, तो सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस कहां मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, दैट इज 1 डिग्री में सबसे कम स्टीयरिक हिंड्रेंस, फिर 2 डिग्री में एंड फिर 3 डिग्री में। सो ये जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं इसको एकदम छोटे में बताऊं, शॉर्ट में बताऊं, तो ध्यान रखिए, अगर SN1 रिएक्शन कराना है तो एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का लीजिए, और अगर SN2 रिएक्शन कराना है तो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का लीजिए। और अगर 2 डिग्री का लिया तो, 2 डिग्री का अगर आपने लिया तो भाई वो डिपेंड करता है, 2 डिग्री जो है वो SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल ले रखा है वो स्ट्रांग है कि वीक है। और अगर उससे भी डिपेंड नहीं करेगा तो तीसरी चीज पे वो डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्वेंट किस टाइप का ले रखा है। तो कोई भी रिएक्शन SN1 में जाएगी, SN2 में जाएगी, डिपेंड करता है आपने रिएजेंट क्या ले रखा है, आपने न्यूक्लियोफाइल क्या ले रखा है और आपने सॉल्वेंट क्या ले रखा है। तो तीनों का मिला जुला जो असर होगा वो डिटरमाइन करेगा कि SN1, SN2 या SN3। बट अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री का हुआ तो कंफर्म समझ के चलो SN1 है, 1 डिग्री का हुआ तो कंफर्म समझ के चलो SN2 है। लेकिन अगर 2 डिग्री का हुआ तो न्यूक्लियोफाइल एंड फिर जो आपने वहां पर सॉल्वेंट यूज किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये था 6th पॉइंट। 7th पॉइंट कि आप जो SN1 रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें जो आप सॉल्वेंट लेंगे दैट विल बी
polar protic solvent, that will be polar protic solvent. Polar protic solvent is used in SN1 रिएक्शन। लेकिन SN2 में अगर आप देखें तो SN2 रिएक्शन में पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो ये पोलार प्रोटिक एंड पोलार अप्रोटिक क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जरा इस चीज को देखिए साइड में। आपके पास जो सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं पोलार और एक होते हैं नॉन पोलार। एक कैटेगरी होती है उनकी पोलार की एंड दूसरी कैटेगरी होती है नॉन पोलार की। पोलार एंड नॉन पोलार। तो पोलार कौन? पोलार वो जिनमें ताकत होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, ठीक है। पोलार वाले जो होते हैं दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि नॉन पोलार कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा वाटर हो गया, वाटर एक पोलार सॉल्वेंट हो गया। वही अगर आप CCl4 देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वो नॉन पोलार टाइप का है, वो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ये जो पोलार है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो पोलार हैं ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक है पोलार प्रोटिक एंड दूसरे हैं पोलार अप्रोटिक। तो वन इज पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट एंड दूसरा है पोलार अप्रोटिक। तो ये जो पोलार प्रोटिक वाले होते हैं इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है। हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है, जबकि अप्रोटिक में हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड नहीं होता है। अटैच्ड नहीं होता है। ओके, अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, वाटर। तो जरा नोट करो, क्या वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है एंड ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है? यस। सो इज वाटर इज अ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, वाटर, इथेनॉल, उसके बाद मीथेनॉल NH3, मीथेनॉल NH3, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। ये हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। एंड पोलार अप्रोटिक में कौन आता है? जैसे एसीटोन हो गया, उसके बाद डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMF इसको कहते हैं, ठीक है, DMS। ऑलराइट, तो एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल एक्सेट्रा। तो दीज आर अप्रोटिक सॉल्वेंट। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड में ये एक्चुअली DMS नहीं है, DMSO है ये, इसको ठीक करिए, DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। सो दीज आर पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इसमें ये लोग डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। ओके, अब आप चाहे तो इनका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। तो जब आप SN1 रिएक्शन देखते हैं, SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन में पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि SN2 में पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन का भी देखा है। एसीटोन क्या है? CH3 डैश कार्बन, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, है ना। ये देखिए CH3 डैश कार्बन डैश CH3 डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो जरा इसमें नोट करिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कहां डायरेक्टली अटैच्ड है, इसीलिए पोलार अप्रोटिक की कैटेगरी वाला हो गया। बाकी जो वाटर का एग्जांपल हो गया, अमोनिया का एग्जांपल, ये तो आप देख रहेंगे हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है। अब ऐसा क्यों है कि SN1 के लिए आपको पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ रही है, जबकि दूसरे वाले के लिए पोलार अप्रोटिक की? तो इसकी वजह यह है कि जो SN1 रिएक्शन है इसमें जो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। मान लीजिए अगर किसी ने पूछ लिया कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज किया जाता है SN1 में, तो आप बोल सकते हो कि इट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, इट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बाय फॉर्मिंग पाउच अराउंड इट, बाय फॉर्मिंग पाउच around it. See,
SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन क्रिएट होता है। अब उस कार्बोकैटायन को सेफ भी तो रखना है, तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वो उसको घेर लेते हैं कार्बोकैटायन को, और घेर करके उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। इसलिए यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। जबकि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत क्यों पड़ती है SN2 रिएक्शन के लिए? बिकॉज दे डू नॉट सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल। दे डू नॉट सॉल्वेट न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं करते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान होता है अटैक करना। क्योंकि SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ही तो अटैक करने जाता है, राइट? तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको ये सॉल्वेट नहीं करता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना आसान हो जाता है। जबकि SN1 में आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो कार्बोकैटायन बीच में फॉर्म हुआ वो स्टेबलाइज हो जाए, और जब वो स्टेबलाइज होगा तो रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड चली जाएगी, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर एंड बाइमोलिक्यूलर। तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको इसी बेसिस पे सोचना है। तो इसको मैं नीचे कर देता हूं। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी है आप इसे कॉपी कर लीजिए।